जय हिंद दोस्तों। ज़्यादातर लोगों को इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद, तो मैं अब आपको बस वीडियो का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एडम लैंजा के बारे में, जो कि था एक पागल संकी स्कूल शूटर। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 22 अप्रैल 1992 एग्जीटर न्यू हैम्पशायर के टाउन में पीटर और नैन्सी को एक बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम था एडम पीटर लैंजा। पीटर और नैन्सी उतने भी ज़्यादा अमीर नहीं थे। उन्होंने अपना घर एक फार्मलैंड की ज़मीन पर बनाया था, और वो जो फार्मलैंड की ज़मीन थी वो नैन्सी के पेरेंट्स की थी। पीटर और नैन्सी को हाई स्कूल में प्यार हो गया था, और उनके पहले बेटे रेयान लैंजा के पैदा होते ही उन्होंने कुछ साल बाद शादी कर ली। ना ऑफ कोर्स रेयान लैंजा पहले पैदा हुआ था, तो रिश्ते में वो एडम लैंजा का बड़ा भाई था। अब शादी के बाद नैन्सी को अपने पेरेंट्स के फार्मलैंड में एक घर बनाकर सेटल होना था, मगर जब एडम पैदा हुआ तो उनके लिए ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो गई थी। नैन्सी और पीटर एक साथ यूनिवर्सिटी अटेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने सोचा कि पीटर की कैसे भी आगे जाकर एक अच्छी नौकरी लग जाएगी, तो नैन्सी ड्रॉप आउट कर लेगी ताकि पीटर यूनिवर्सिटी जा सके। लेकिन आगे जाकर नैन्सी बोलती है कि ड्रॉप आउट करना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट था। फिर आगे जाकर नैन्सी ने अलग अलग जॉब्स की, जबकि पीटर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। नैन्सी ने लॉन्ड्री बिजनेस भी स्टार्ट किया था, पर आगे जाकर उसने वो बिजनेस बेच दिया। बट इवेंचुअली नैन्सी को एक इंश्योरेंस कंपनी में ऑफिस जॉब मिल गई थी, और पीटर के पापा उस कंपनी के एक बहुत बड़े सेल्समैन और इन्वेस्टमेंट ब्रोकर थे। तो ऑल इन ऑल नैन्सी को लगा कि उसके पास जॉब सिक्योरिटी है, बट आगे जाकर उसको उस कंपनी से भी निकाल दिया जाता है। बट लकीली अब पीटर की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी, और पीटर एक एसेट मैनेजमेंट फर्म का वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, और फाइनली नैन्सी और पीटर की लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है। अब हम एडम लैंजा के बारे में बात करते हैं। पैदा होने के बाद पहले 3 साल तक तो एडम बात ही नहीं करता था। वो बस कुछ वर्ड्स बबल करता था, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता था कि वो क्या कहना चाह रहा है। फैमिली मेम्बर्स को लगा कि एडम ने अपनी ही एक भाषा बना ली है। एडम की इस प्रॉब्लम को देखते हुए एडम की मम्मी कुछ चाइल्ड रिलेटेड सर्विस के टच में भी रहती थी, और ये भी बोला जाता है कि पी स्कूल में एडम का अटेंशन स्पैन और क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी वो क्या बोलता था किसी को कुछ समझ नहीं आता था। मेडिकल प्रोफेशनल बताते हैं कि एडम को रियलाइज़ हो गया था कि लोग उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसने चुप रहना बेहतर समझा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया, लेकिन बड़े होने के साथ साथ उसकी प्रॉब्लम्स की लिस्ट भी बढ़ती चली गई। ये ऑब्जर्व किया गया था कि एडम रिपीटेटिव बिहेवियर्स में एंगेज कर रहा था। वो स्मेल्स को लेके सेंसिटिव हो गया था, इतना कि वो उन स्मेल्स को भी सूंघ लेता था जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। वो टच को लेकर भी बहुत सेंसिटिव हो गया था, इतना कि उसके पेरेंट्स को उसके शर्ट्स के टैग्स निकाल देने पड़ते थे, क्योंकि वो टच को लेकर सेंसिटिव था। वो एक जगह बैठता और अपने सर को बार बार मारता। ये चीज़ उसके ओसीडी सिम्टम्स को दर्शाती है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद एडम सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर से डायग्नोज हो गया था। आसान शब्द में बोलूं तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जहां एक इंसान अपने सेंसेस के थ्रू आने वाले इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता, जैसे आपने एडम के केस में देखा होगा। ये डायग्नोसिस के बाद एडम पर खास ध्यान दिया जाता था, और वो अब किंडरगार्टन में पहुंच गया था। लेकिन उसकी अर्ली किंडरगार्टन वाली लाइफ के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। बट एनीवेज 1998 में पीटर लैंजा को जनरल इलेक्ट्रिक्स की तरफ से स्टैनफोर्ड कनेटिका में एक टैक्स लीडर का ऑफर आता है, और वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। स्टैनफोर्ड कनेटिका पीटर के घर से 200 माइल्स दूर था, इसीलिए उन्होंने घर शिफ्ट करने का डिसीजन लिया। और फिर 1998 में वो स्टैनफोर्ड कनेटिका के एक विलेज में शिफ्ट हो गए, जिसका नाम था सैंडी हुक। अब शिफ्ट करने के बाद एडम और रियान सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने जा रहे थे। इस दौरान एडम लैंजा को 4th ग्रेड तक मॉनिटर किया गया था, जहां उसकी उम्र के हिसाब से वो पढ़ाई में ठीक ठाक था, और उसके बोलने में भी बहुत सुधार आया था, क्योंकि वो स्कूल में स्पीच थेरेपी ले रहा था। इस दौरान भी वो बहुत शाय रहता था, लेकिन ऐसे कुछ मोमेंट्स थे जब वो दूसरे बच्चों के साथ सोशलाइज करता था। नई जॉब के बाद पीटर ज्यादातर समय बस काम में बिजी रहता था, और वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था। इसीलिए पीटर और नैन्सी की रिलेशनशिप में दरारें आना शुरू हुई, और इवेंचुअली आगे जाकर उन्होंने डिवोर्स कर लिया। डिवोर्स के बाद भी पीटर बच्चों से वीकेंड्स पर मिलता था, और ये आगे भी कंटिन्यू हुआ।
आने वाले सालों में एडम के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो आगे जाकर एडम को बुरी तरह बदलने वाली थी। 5th ग्रेड में एडम ने अपने दोस्त के साथ एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द बिग बुक ऑफ ग्रैनी। अब नाम से तो आपको लग रहा होगा कि ये एक छोटे बच्चों की स्टोरी बुक है, लेकिन नहीं। इस बुक में कैनिबलिज्म, छोटे बच्चों को तड़पा तड़पा के मारना, इंसानों की टैक्सीडर्मी करना और भी कई एक्सट्रीम चीजों के बारे में बात की जाती है जो कि एक नॉर्मल 5th ग्रेडर कभी सोच भी नहीं सकता। बट नोट, कुछ सोर्सेस ये भी बताते हैं कि ये बुक एक स्कूल प्रोजेक्ट के जरिए से लिखी गई थी। और पीटर आगे जाकर ये भी बताता है कि एडम ने दूसरे बच्चों को इस बुक की कॉपीज बेचने का भी ट्राई किया। अब जैसे जैसे एडम मिडिल स्कूल में आया, वो मिडिल स्कूल के बारे में ऑप्टिमिस्टिक तो था, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ इश्यूज और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। एडम जो हॉबीज या एक्टिविटीज पहले करता था, उसने वो करना छोड़ दिया ड्यू टू वेरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज। उसने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। वो बस अपने आप में रहने लगा, इतना कि उसने हॉलीडेज और बर्थडे सेलिब्रेट करने से भी मना कर दिया। एडम के इस वियर्ड बिहेवियर का दोष मोस्टली उसके सर्कमस्टेंसेस को दिया जाता है। एडम के क्लासरूम का सोशल एनवायरनमेंट उसे शायद अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसकी वजह से उसके एंजाइटी लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ये सारी चीज़ें उसे अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। वो अपना होमवर्क भी नहीं कर रहा था और वो क्लास में क्वेश्चंस भी नहीं पूछता था, क्योंकि उसे ये लगता था कि इससे वो क्लास को स्लो कर देगा। इन सारे इंसिडेंट्स ने एडम की एंजाइटी को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। जब ये सब हुआ तो नैन्सी और पीटर को लगा कि एडम को कोई बुली कर रहा होगा, लेकिन बुली करने की कोई भी एक्चुअल इंसिडेंट्स कभी रिपोर्ट नहीं किए गए थे। बट कुछ भी बोलो, मिडिल स्कूल एडम के लिए एक बहुत गंदा एक्सपीरियंस साबित हुआ। इवेंचुअली एडम को एक कैथोलिक स्कूल में मूव कर दिया गया था, जो कि उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से बहुत सही था। कैथोलिक स्कूल में छोटी क्लासेस थी और वो एडम के लर्निंग स्टाइल से मैच करती थी। लेकिन 1 साल के बाद उसे कैथोलिक स्कूल से भी निकाल दिया गया। अब ये क्लियर नहीं है कि स्कूल वालों ने उसे स्कूल से निकाल दिया था या नैन्सी ने उसे स्कूल से निकाल दिया था। बट एडम ने द बिग बुक ऑफ ग्रैनी के जैसी वॉयलेंट स्टोरीज लिखना जारी रखा। कैथोलिक स्कूल में एक टीचर ने बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग्स का असाइनमेंट दिया था, और उस असाइनमेंट का एडम ने क्या किया वो मैं आपको एडम की टीचर के शब्दों में बोलकर दिखाता हूँ। एडम की टीचर ने ये कहा कि I remember giving creative writing assignments to students, instructing them to write a page or two on whatever they wanted to talk about. Adam would write 10 pages obsessing about battles, destruction and war. I have known 7th grade boys to talk about things like this, but Adam's level of violence was disturbing. I remember showing the writing to the principal at the time, and creative writing was so graphic that it could not be shared. इन सब के बाद एडम को उसके पुराने मिडिल स्कूल में भेजने का डिसीजन लिया गया। बट मिडिल स्कूल जाने के कुछ दिन बाद ही वो ठीक से सो नहीं रहा था और वो ठीक से खा पी नहीं रहा था। इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उसे ये बताया गया कि उसे एस्पर्गस सिंड्रोम है। एडम का जो डॉक्टर था, डॉक्टर पॉल फॉक्स, उसने ये तो कह दिया था कि एडम एक सीवियर केस है और उसके लिए स्कूल एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है, इसलिए होम स्कूलिंग ही उसके लिए एक बेटर ऑप्शन है। डॉक्टर के इस स्टेटमेंट के बाद एडम को होम स्कूलिंग करवा दी गई, बट वो स्टिल न्यूटाउन हाई स्कूल का टेक क्लब अटेंड कर रहा था और डॉक्टर फॉक्स को विजिट भी कर रहा था। He kind of had like the stereotypical nerd look, like, you know, like khaki pants, belt, tucked in shirt. He even had like a little computer case, or like kind of like a briefcase instead of like a backpack like everyone else. He even like had like a little pocket protector that he had pens in. He doesn't know whether Lanza was bullied. He kept to himself. We all kind of knew that, like, you know, he had problems socially, and we kind of had a feeling that there might have been something wrong with him, but obviously we never asked. We never thought it was our place to do so. अब देखो, बाहर से देखने पर तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक्चुअली एडम की मेंटल हेल्थ और वॉयलेंट थिंकिंग बदतर से बदतर हो ही जा रही थी। अब होम स्कूलिंग के बावजूद एडम कभी कभी घर के बाहर निकलता तो था, लेकिन फिर भी वो अपना ज्यादातर समय अपने घर के अंदर वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट वाली वीडियो गेम खेलने में बिताता था। उसने अपनी रूम की खिड़कियों को ब्लैक गार्बेज बैग से कवर कर दिया था, जिससे कि सनलाइट रूम के अंदर नहीं आ पा रही थी। उसके ओसीडी सिम्टम्स और भी ज्यादा बढ़ गए थे। वो हर घंटे कपड़े धोने के लिए रिक्वेस्ट करता था, और कभी कभी तो वो दिन में 20-20 सॉक्स बदलता था। वो अपने हाथ इतनी बार धोया करता था कि उसकी चमड़ी ही निकल जाती थी। मिडिल स्कूल खत्म होने से पहले
उसके स्कूल में एक डांस सेरेमनी रखी गई थी जिसमें एडम को आने से मना किया गया था। इसीलिए पीटर और नैन्सी ने एडम के लिए एक डांस रेवोल्यूशन का होम वर्जन खरीद के दे दिया था, जिससे कि वो अपने प्लेस्टेशन 2 से कनेक्ट कर जब मर्जी तब अपने बेडरूम के फ्लोर पर बिछाकर डांस कर सकता था। अब ये सब नेगेटिव चीज़ें तो उसकी ज़िंदगी में हो ही रही थी, लेकिन उसके साथ कुछ थोड़ी बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हुई। जैसे कि जब वो हाई स्कूल में पहुंचा तब उसने ये डिसीजन लिया कि वो स्कूल फिजिकली अटेंड करेगा। हाउएवर डॉक्टर फॉक्स एडम के इस डिसीजन को लेकर थोड़ा नेगेटिव थे, लेकिन एडम के फैमिली मेम्बर्स इस चीज़ को लेकर बहुत पॉजिटिव थे। उन्होंने एडम को कहा कि वो जितना लोगों को अवॉइड कर सकता है उतने लोगों को वो अवॉइड करे। 2006 में एडम का इंटरेस्ट मास मर्डर्स को लेकर बहुत बढ़ने लगा और 2009 तक तो वो ऐसी फोरम्स और साइट्स को भी विजिट करता जिधर लोग मास शूटर्स और गन्स एंड एमिनेशंस के बारे में डिस्कस करते थे। फॉर एग्जांपल 2009 में उसने स्मिगल्स नाम यूज कर एक सुपर कोलंबाइन मसाकर आरपीजी डिस्कशन फोरम को ज्वाइन किया, जो कि लिटरली कोलंबाइन स्कूल शूटर्स के ऊपर डेडिकेटेड था। 2009 में ही उसका इंटरेस्ट सिमिलर वायलेंट एक्सट्रीम चीजों पर डेवलप हुआ। उसने केन ब्रेड नाम यूज कर अलग अलग गन रिलेटेड फोरम्स विजिट किए जिधर वो AK-47 के अलग अलग पार्ट्स, AR-15 बुशमास्टर के अलग अलग पार्ट्स, एक स्पेसिफिक फायर आर्म को लेकर उसकी फेटिश और उसके फेवरेट लोडआउट्स के बारे में बात की। और फिर उसने विकिपीडिया पर अपना एक अकाउंट भी बनाया जिधर वो मास शूटिंग इवेंट्स के बारे में आर्टिकल्स को एडिट कर लिखता था। कुछ आर्टिकल्स जो एडम ने 2019 में 100% कंफर्म लिखे थे वो ये रहे: द डॉसन CLG शूटिंग, द कॉलियर टाउनशिप शूटिंग, द लूबीस मसैकर, द वेस्ट रोड्स मॉल मास शूटिंग, मास किलर किप लिंकर, लैरी जीन एशब्रोक, और 2010 में द सीलियो मॉल शूटिंग, मास किलर रिचर्ड फार्ले का आर्टिकल भी उसने एडिट किया था। एडम की ऑनलाइन एक्टिविटी फायर आर्म्स के रिलेटेड रिवॉल्व करती थी और लोग बताते हैं कि उसने मास मर्डरर्स के बारे में पढ़ना जारी रखा। एडम इस हद तक भी चला गया था कि उसने डिटेल में मास मर्डरर्स को एनालाइज करना भी शुरू कर दिया था। उसने एक 7x4 फीट की स्प्रेडशीट पर 500 मास मर्डरर्स की लिस्ट बनाई जिधर उसने किलर्स के स्टैट्स लिखे, इंक्लूडिंग कितने कैजुअलिटीज हुए, कौन सी कैटेगरी के वेपन्स को यूज किया गया था, और वो इन सभी मर्डरर्स को हाईएस्ट नंबर ऑफ किल्स के बेसिस पर रैंक करता था। तो अब आप बस इमेजिन करके देखो कि एडम कितना ज्यादा ऑब्सेस हो गया। साल 2011 में एडम ने एक एनआरसी रेडियो पर बात की जो कि एक एंटी सिविलाइजेशन शो था। इस शो पर वो ट्रैविस द चिम्प से सिंपैथाइज कर रहा था। अब मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में ट्रैविस द चिम्प के बारे में बताता हूँ। ट्रैविस द चिम्प एक चिंपांजी था जिसे इंसान पाल रहे थे, एक इंसान की तरह। ट्रैविस द चिम्प बिल्कुल इंसानों की तरह खाता पीता और सोता था, लेकिन एक दिन अचानक उसने अपने ओनर के दोस्त पर अटैक कर दिया था और फिर बाद में पुलिस ने उसे गन से मार दिया। Hello. We get the collapsible headphones here, but we're back. Sorry, we got Greg on the phone. Oh, Greg. Okay. How's it going? Hi, good. I'm a fan of your writing. Thank you. I'm Thank sorry you to very bring up such an old news story, but I couldn't find anything that you said about the topic, and it seems relevant to your interests, so I thought I would bring up Travis the Chimp. Do you remember him? I don't. Well, he was a highly domesticated chimpanzee who lived in a suburban home in Stamford, Connecticut. Oh, yeah. Oh. And he was raised just like a human child starting from the week he was born. By the time that he was 14 years old, which would be somewhere around age 20 in human years, Uh-huh. he slept in a bed, he took his own baths, he dressed himself, he brushed his teeth with an electric toothbrush. Really? When was this? अब ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी बड़ी है इसीलिए मैं इसे स्किप कर देता हूँ, लेकिन जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट एडम ये कॉन्वर्सेशन में रेडियो वाले बंदे को ट्रैविस द चिम्प का इंसिडेंट समझाता है। रेडियो पर अपीयर होने से पहले एडम ये कमेंट करता है और रेडियो पे बात करने के बाद वो ये कमेंट करता है। अब हम थोड़ा पीछे 2008 में जाते हैं जहां ये रिपोर्ट किया जाता है कि एडम ने सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को विजिट करना छोड़ दिया था और उसके जो भी डिसऑर्डर्स थे वो वैसे ही रह गए। अब हम हाई स्कूल के लास्ट ईयर्स में आ जाते हैं। हाई स्कूल के आखिरी सालों में सरप्राइजिंगली एडम नॉर्मल क्लासेस अटेंड करने लगा। वो अपनी कुछ बीमारियों से जूझ तो रहा था
लेकिन फिर भी उसके फाइनल ईयर्स बहुत अच्छे गए थे, इतना कि उसने जून 2009 में न्यूटन हाई स्कूल से अपना डिप्लोमा भी खत्म कर लिया था। हाई स्कूल के बाद वो कॉलेज चला गया, बट अगेन कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही उसने ड्रॉप आउट कर लिया और इसका रीज़न अवेलेबल नहीं है। और 1 महीने के बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया और बाकी का समर उसने मास मर्डरर्स के बारे में पोस्ट करना जारी रखा। केस में आगे बढ़ते हैं। एडम को सितंबर 2010 में आर्मी रेंजर्स ज्वाइन करना था, लेकिन पीटर को ये आइडिया बहुत अनरियलिस्टिक लगा और फिर एग्जैक्टली एडम आगे जाकर आर्मी रेंजर्स नहीं ज्वाइन कर पाया, बल्कि उसने नॉर्वेल कम्युनिटी कॉलेज में कुछ कोर्सेस लेने का सोचा। कोर्सेस को लेकर भी पीटर और एडम के बीच में हीटेड डिबेट हुआ। एडम को 5 कोर्सेस लेने थे, पर पीटर यही कह रहा था कि ये अनरियलिस्टिक है। ये इंसिडेंट के बाद पीटर और एडम फिर से कभी नहीं मिले। पीटर ने रीच आउट करने की कोशिश की, पर एडम ने कभी रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। साल के एंड में एडम के बड़े भाई रियान को काम के चलते न्यूयॉर्क शिफ्ट होना था, इसीलिए वो न्यू टाउन कैनेटिका से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया। नाउ अब घर में एडम और नैन्सी अकेले रहने लगे। नैन्सी और एडम थ्रू आउट 2010 और 12 गन शूटिंग रेंज को जाते थे, जहां पर वो अलग अलग वेपन्स ट्राई करते थे, लेकिन उनकी ये बॉन्डिंग आगे जाकर खत्म हो गई। अब एडम नैन्सी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था, इतना कि वो दोनों सेम घर में रहते हुए भी सिर्फ ईमेल के थ्रू बात करते थे। अब एडम नैन्सी से दूर तो रहता था, लेकिन उसने सरप्राइजिंगली नॉरवॉक कम्युनिटी कॉलेज के एक ग्रुप के साथ सोशलाइज करना शुरू कर दिया और समहाउ उसने अपना ड्राइविंग टेस्ट भी पास कर लिया था। तो वो अब हर वीकेंड को उस कॉलेज ग्रुप के साथ एक लोकल मूवी थिएटर में डांस रेवोल्यूशन खेलने जाया करता था। वो उस थिएटर को इतनी बार जाने लगा कि उसे लोग लिटरली डांस रेवोल्यूशन गाए बोलने लगे। वो उधर घंटों तक डांस करता और कभी कभी तो 10-10 घंटे भी डांस करता, जिससे कि उसके कपड़े लिटरली पसीनों से लथपथ हो जाते थे। 13 दिसंबर 2012 को एडम की गाड़ी का जीपीएस यूनिट ये दिखाता था कि सुबह 9:09 से 9:32 AM को वो राइट मोड़ा रिवर साइड की ओर और फिर डिकिंसन ड्राइव को पास करा, जो कि सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल की एंट्री थी। उसने आधे माइल तक कंटिन्यू किया, फिर उसके बाद वो वापस मुड़कर चिमनी स्विफ्ट ड्राइव को गया और उसके बाद वो फिर से वापस मुड़कर अपने घर चला गया। इस दिन वो स्कूल के अंदर गया था या नहीं इसका तो कोई इंडिकेशन नहीं मिला, लेकिन कुछ दिनों से ना वो सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल की वेबसाइट को विजिट कर रहा था। वो प्रोबेबली अपने फाइनल स्टेप्स प्लान कर रहा था। पर जैसे जैसे दिन बीता, रात 10 बजे को नैन्सी घर वापस आ गई थी। वो ना एक्चुअली थैंक्स गिविंग के लिए अपने फैमिली मेंबर्स के घर को गई थी, जो कि न्यू हैम्पशायर में था। घर में आने के बाद उसने शावर लिया, फिर उसने अपनी दोस्त के साथ एक अपॉइंटमेंट बुक की ड्रेस फिटिंग के लिए और फिर वो एक बुक पढ़कर सो गई। अगली सुबह 14 दिसंबर 2012 को जो कुछ भी होने वाला था वो कैनेडिका शहर को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका देने वाला था। सुबह करीब 9:30 AM से पहले 20 साल के एडम लैंजा ने अपनी मम्मी नैन्सी लैंजा के सर में 4 गोलियां मारी जब नैन्सी सो रही थी। पीटर लैंजा ने आगे जाकर कहा कि जो 4 गोलियां एडम ने मारी थी वो उनकी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही थी। 1 गोली नैन्सी के लिए, 1 गोली पीटर के लिए और 1 गोली एडम के लिए और 1 गोली एडम के बड़े भाई रियान के लिए। पीटर ने कहा कि अगर वो और रियान उस समय घर में होते तो एडम उन्हें भी पक्का मार देता। अब नैन्सी को जान से मार देने के बाद एडम सीधे सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल को अपनी होंडा सिविक में पहुंच गया। एडम फुली आर्म्ड था। वो एक ट्विन गॉज सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल और 2 सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन्स अपने साथ कैरी कर रहा था और इन सब वेपन्स के लिए वो टोटल 24 मैगजीन्स कैरी कर रहा था, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ राउंड्स थी, मीनिंग कि एडम हंड्रेड्स की तादाद में बच्चों को जान से मार सकता था। एडम ने स्कूल जाने के लिए वही रूट लिया जो उसने एक दिन पहले लिया था। अब कुछ 9:35 AM से पहले एडम स्कूल प्रेमिसेस में पहुंच गया और फॉर सम रीजन उसने शॉर्ट गन और उस गन की 2 मैगजीन्स को कार में ही छोड़ दिया। उसने मिलिट्री स्टाइल क्लोथिंग पहनी हुई थी, जो कि बॉडी आर्मर या वेस्ट नहीं था बल्कि एक नॉर्मल आउटफिट था। फिर क्या था, उसने अपने ईयर प्लग्स लगाए और फिर उसने उस गंदे काम को अंजाम दिया।
अब फर्स्ट उसने अपनी AR-15 बुस्ट मास्टर से पेवमेंट पर एक बुलेट मारी, ये चेक करने के लिए कि उसकी मैगजीन गन से प्रॉपरली कनेक्ट हुई है या नहीं। इसके बाद वो एंट्रेंस के पास गया जो कि लॉक्ड था, तो उसने एक ग्लास पैनल पर बुलेट मारकर उसे तोड़ दिया ताकि वो अंदर जा सके। प्रिंसिपल डॉन लाफेट्रे हॉन्च स्प्रंग और स्कूल की साइकोलॉजिस्ट मैरी शेरलक स्कूल के फैकल्टी मेंबर्स से स्टाफ रूम में मिल रहे थे, और जब एडम ने वो इनिशियल शॉट्स मारे तो वो सब उस शॉट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। लेकिन प्रिंसिपल, साइकोलॉजिस्ट और एक टीचर नैटली हैमॉन्ड हॉल में गए, उस साउंड की तरफ गए पता लगाने के लिए, और फिर उधर उन्हें नन अदर देन एडम लैंजा दिखा। जैसे ही उन्होंने एडम को देखा वो तीनों जोर से चिल्लाई, शूटर स्टे पुट। थैंकफुली उनकी इस पुकार ने बहुत लोगों को बचा लिया। इसी मोमेंट में स्कूल के जैनिटर रिक थ्रोन ने भी चिल्लाया, पुट द गन डाउन, लेकिन एडम ने ओपन फायर कर डॉन और मैरी दोनों को मार दिया। नैटली को पैर पर गोली लग गई थी तो उसने नीचे गिरकर मरने की एक्टिंग की, और जब सब कुछ शांत हो गया तो नैटली क्रॉल करते हुए कॉन्फ्रेंस रूम के डोर के पास लेट गई ताकि वो डोर बंद रहे। इसके बाद एडम सीधा फैकल्टी मीटिंग वाले रूम में गया, लेकिन फैकल्टी मेंबर्स छुप गए थे। तो फैकल्टी मेंबर्स ने बताया कि एडम अंदर आया था पर उसने कुछ देखा नहीं, इसलिए वो वापस रूम के बाहर चला गया। मीटिंग रूम से बाहर आने के बाद वो सीधा क्लासरूम की ओर बढ़ा। वो पहले सबसे क्लोजेस्ट क्लासरूम में गया जो कि था क्लासरूम 12, लेकिन थैंकफुली उस क्लासरूम में कोई नहीं था। इसके बाद एडम एग्जैक्टली किस क्लासरूम में गया वो थोड़ा डिबेटेबल है, लेकिन लेट्स जस्ट से कि वो क्लासरूम 8 में गया। क्लासरूम 8 में फर्स्ट ग्रेडर्स थे और उनके टीचर्स थे लॉरेन रासो, राचल डिवोनो। क्लासरूम के सभी लोगों ने बाथरूम में छुपने का सोचा, लेकिन बाथरूम इतना बड़ा नहीं था कि उसमें 15 बच्चे और 2 टीचर आ पाए, इसीलिए डोर थोड़ा खुला छूट गया था, और एडम ने ये चीज नोटिस कर ली और फिर उसने डोर तक जाकर उन सभी लोगों पर कंटिन्यूसली फायर कर दिया, जिसमें सैडली सभी लोग मारे गए सिवाय एक बच्ची के। वो बच्ची बाथरूम के कॉर्नर में जाकर छुप गई थी और फिर उसने मरने की एक्टिंग कर ली। फायरिंग के दौरान एक बच्चे ने चिल्लाया, हेल्प मी, आई डोंट वांट टू बी हियर। तो एडम ने उसे रिप्लाई किया, वेल यू आर हियर। इसके बाद एडम क्लासरूम 10 में गया। क्लासरूम 10 की टीचर्स थी विक्टोरिया ली सोटो और एक स्पेशल एजुकेशन टीचर एनी मरी मर्फी, जो कि क्लासरूम में स्पेशल नीड्स के बच्चों को पढ़ा रही थी। शूटर के बारे में मालूम होने पर दोनों टीचर्स ने कुछ बच्चों को बाथरूम में छुपा दिया और कुछ बच्चों को डेस्क के नीचे छुपने को बोल दिया, बट इन सब के बीच वो क्लासरूम का डोर बंद करना भूल गई, और जब डोर बंद करने के लिए गई तभी एडम ने उसे गोली मार दी। जैसे ही एडम क्लासरूम में घुसा वो क्लासरूम के आखिर तक गया, जिधर उसने देखा कि बच्चे डेस्क के नीचे छुपे हुए थे, तो एडम ने उन सब पर फायरिंग कर दी। इन सब फायरिंग के दौरान एक 6 साल का हीरो जेसी लुइस एडम की आंखों में आंखें डालकर अपने क्लासमेट्स को भागने के लिए कहता है, और कुछ लोग सेफली भाग भी जाते हैं। जेसी ने बस 6 साल की उम्र में इतना हीरोइक काम कर दिया। वो सच में एक एंजल इन डिस्गाइज था, बट सैडली एडम ने उसे भी शूट कर दिया। 6 मिनट तक आतंक फैलाने के बाद वो कंफ्यूजन में वापस उन्हीं क्लासरूम में चला गया जहां उसने ऑलरेडी शूटिंग करी थी, और इन 6 मिनट में एडम ने 26 बच्चों और 6 टीचरों को जान से मार दिया। जैसे ही पुलिस आई, एडम ने अपनी हैंडगन निकालकर अपने आप को ही मार लिया। 25 नवंबर 2023 को स्टेट अटॉर्नी ने यह डिक्लेयर कर दिया कि एडम लैंजा के अलावा इस शूटिंग में कोई और इन्वॉल्व नहीं था। उन्होंने रैन और पीटर से भी पूछताछ करी और बाकी इन्वेस्टिगेशन भी करी, पर उन्हें एडम का कोई स्पेसिफिक मोटिव नहीं मिला इस चीज को अंजाम देने में। उन्होंने यह भी रिपोर्ट किया कि एडम को एमिनेशन की जानकारी थी और उसको मास मर्डर से ऑब्सेशन था, बट उन्होंने ये भी बताया कि स्कूल शूटिंग और सुसाइड एडम का एक इंस्टेंट इम्पल्सिव मूव नहीं था, रैदर वो महीनों से इस चीजों को लेकर प्लान कर रहा था। और इसी के साथ स्टेट अटॉर्नी ने इस केस को यहीं बंद कर दिया। अब इसी के साथ सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल की स्कूल शूटिंग का केस यहीं पर समाप्त होता है। अब देखो यार, मैं तो इसके बारे में क्या ही बोलूं। एडम लैंजा को नैन्सी और पीटर ने बहुत सपोर्ट किया था। इवन दो एडम लैंजा के बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, स्टिल नैन्सी और पीटर ने एडम को हर मोड पर सपोर्ट किया और एक बहुत अच्छे पेरेंट्स बनने की कोशिश की। बट स्टिल एनीवेज इन द एंड एडम ने इस घिनौने काम को अंजाम दिया। आई नो ये वीडियो बहुत प्रोफेशनली नहीं बनाई गई है,
इसलिए आपको इस वीडियो के एडिटिंग के बारे में जो कुछ भी बुरा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में जेन्युइनली लिख देना, ताकि मैं आगे जाकर जेन्युइनली इंप्रूव कर पाऊँ। जय भीम, जय भारत।